हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। वन लाइनर के सीरीज में आज अपना आपका वीडियो अवेलेबल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर अगले चैप्टर में मैकेनिक्स में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर। जब हम आते हैं तो मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म आता है मास, उसके बाद है मोशन, फोर्स। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, मोशन को गति कहते हैं, फोर्स मतलब बल होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मोमेंटम मतलब संवेग, वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब शक्ति, एनर्जी मतलब ऊर्जा। जो इस चैप्टर के अंदर डिफाइन होते हैं वो यही सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इन सब टर्म्स पर पहले ही ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो उन वीडियोस को, उन प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इसमें जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर की बात करेंगे, एक लाइन में डिफाइन करेंगे चीजों को। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारा कि द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड वॉज। गति को परिभाषित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने सबसे पहले गति के बारे में बताया, गति से संबंधित परिभाषा प्रस्तुत की है। उसकी उनके बाद ही न्यूटन साहब ने अपने बुक में, जो प्रिंसिपिया नाम का बुक उन्होंने लिखा या फिर जो लॉन्च किया, उसमें उन्होंने गति के संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसको कि हम आज लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, गति के नियम के बारे में, या गति के नियम के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो आता है वो सरल साधारण मशीन से आता है, सिंपल मशीन से आता है। कहता है कि साधारण मशीन या सिंपल मशीन जो है वो क्या करता है, तो ध्यान में रखेंगे कि इसका कार्य इतना ही है कि कम बल लगाकर हम जब कोई अधिक कार्य प्राप्त करते हैं तो ऐसे मशीन को सरल मशीन कहते हैं। जैसे हमारे जो आसपास में है, जैसे आपका स्टेपलर होता है जिससे हम लोग पिन करते हैं, देन हमारा जो चुट्टा होता है, जो रोटी उठाने के लिए जो चिमटा यूज करते हैं, वो सारे के सारे सरल मशीन होते हैं। तो सरल मशीन जो है, याद रखेंगे, सरल मशीन से क्या होता है तो कम बल के साथ समान कार्य करने में मदद करता है। मतलब अगर हम कम बल भी लगाएं तो हम अधिक कार्य कर सकते हैं। किसी कार्य को करने में अगर अभी मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मान लेते हैं कितने का, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इसी कार्य को करने के लिए अगर हमारे पास सरल मशीन अवेलेबल हो सकता है वो 3 न्यूटन में भी कार्य हो जाए, हो सकता है 2 न्यूटन में भी कार्य हो जाए, हो सकता है 1 न्यूटन में भी कार्य हो जाए। तो इसका मतलब है सरल मशीन का कार्य क्या है, तो सरल मशीन का कार्य है कि कम बल लगाकर हम अधिक कार्य जो है वो ले सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, एक व्यक्ति एक संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है, मतलब सेंसिटिव बैलेंस पर खड़ा है। तो जब वो सेंसिटिव बैलेंस पर खड़ा है और एक लंबी और गहरी सांस खींचता है, तो उस क्रम में क्या होता है, जो संतुलन है उसका जो रीडिंग है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है रीडिंग। अगर आगे हम बात करें अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट में क्या है, तो इनमें से कहता है अमोंग द स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हिंदी में भी डिफाइंड है, गति, वेग, टॉर्क, विस्थापन। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण, याद रखिएगा, बल आघूर्ण कहते हैं इसको, टॉर्क को हिंदी में। तो गति, वेग, बल आघूर्ण और विस्थापन के बीच में इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो याद रखिएगा, जो आपका मोशन, जो गति है, जो स्पीड है, वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में क्या है, स्पीड क्या है हमारा, सदिश राशि नहीं है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है हमारे पास, विस्थापन, वेग, बल और आयतन। आयतन, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? अब सदिश और अदिश दो तरह की भौतिक राशियां होती है, याद रखेंगे बच्चों, दो तरह की भौतिक राशियां होती है। एक सदिश होती है जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और एक और राशि होती है जिसको कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश और अदिश में डिफरेंस क्या होता है, तो मेन जो डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, सदिश में डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मतलब दिशा और परिमाण दोनों होता है। लेकिन हम अगर स्केलर की बात करें,
स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। याद रखेंगे डायरेक्शन किसमें नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी में, जिसको कि अदिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अदिश राशि। अदिश राशि में क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण। याद रखेंगे इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन सदिश में अगर हम बात करते हैं दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो यहां पर देखेंगे तो विस्थापन में दिशा है, वेग में दिशा है, बल में दिशा है, लेकिन आयतन नहीं है। और एक चीज याद रखेंगे कि जो सदिश राशियां होती है इसको सामान्य अलजेब्रिक मेथड, जो सामान्य बीजगणितीय माध्यम है उसके द्वारा इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ना ही गुना किया जा सकता है। इसको यूज करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज के नियम का पालन किया जाता है। सदिश राशि को जोड़ घटाव गुना के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया जाता है, लेकिन अदिश राशि को सामान्य बीजगणितीय माध्यम द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, क्या नहीं है, सदिश नहीं है। इसमें विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, आयतन सदिश नहीं है। तो आयतन इसमें से छट के हमारा बाहर निकल जाएगा। आगे उसी तरह का एक और हमारे पास पॉइंट आता है, इसमें कहता है कि समय, गति, विस्थापन और दूरी के बीच यह कौन सा सदिश राशि है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो समय अदिश है, गति क्या है, अदिश है, विस्थापन क्या है, सदिश है, लेकिन दूरी भी क्या है, अदिश है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट आउट करेंगे हम लोग, विस्थापन। विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग। आगे अगर हम पॉइंट पर बात करें तो फिर से वैसा ही कुछ पॉइंट आता है हमारे पास, बल, दबाव, वेग और त्वरण के बीच यह कौन सा अदिश राशि है, कौन सा अदिश है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखेंगे बल अभी मैंने बताया सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, दबाव क्या है, यह आपका अदिश राशि में काउंट आता है। ये अदिश नहीं है, ये अदिश नहीं है और ये अदिश नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो वैसा ही सेम एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, संवेग, दबाव, ऊर्जा, कार्य के बीच में एक सदिश कौन है। तो संवेग जो मोमेंटम है, इसमें से मोमेंटम क्या है, सदिश राशि में काउंट आता है। आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट में कहता है शरीर के संवेग और वेग के अनुपात। शरीर का संवेग, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, संवेग क्या होता है, तो मास, द्रव्यमान। याद रखिएगा संवेग जो है, संवेग v से डिनोट अगर करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी, इसको p से डिनोट कर देते हैं। संवेग मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान, याद रखिएगा द्रव्यमान और वेग का, किसका, वेग का गुणनफल जो होता है उसी को हम लोग संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और कहता है यहां पर शरीर के संवेग और वेग के अनुपात द्वारा प्रदर्शित भौतिक राशि क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो याद रखना है कि अगर हम कहते हैं कि शरीर के संवेग, संवेग क्या हो गया हमारा m और v, और वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के अनुपात द्वारा, के अनुपात, अनुपात मतलब भागा दे दिया, और तो यहां पे क्या होगा, भी कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा m। m किसके लिए था, द्रव्यमान के लिए था। तो यहां पर क्या उत्तर हो गया, द्रव्यमान हो गया। अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम न्यूटन साहब के पास जाते हैं, न्यूटन साहब के पास जाते हैं, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने मोशन से रिलेटेड, याद रखिएगा मोशन से रिलेटेड जो है 3 नियम दिए। क्या नियम दिए, अब 3 नियम में से याद रखिएगा इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, हिंदी में इसको कहते हैं गति के नियम। गति के कितने नियम दिए, 3 नियम। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,
3 नियम दिए, इसमें से जो दूसरा नियम है, याद रखिएगा दूसरा नियम, इस दूसरे नियम में न्यूटन साहब ने फोर्स को डेराइव किया है, फोर्स को। इससे भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। F बराबर ma दिया है, क्या दिया है? F बराबर ma। तो बल जो है m फॉर द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान। a किसके लिए है? त्वरण के लिए है, एक्सेलरेशन के लिए है। मतलब न्यूटन साहब ने द्वितीय नियम, कौन सा? लॉ ऑफ मोशन के द्वितीय नियम से क्या निकाला? F बराबर ma, मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल निकाला। मतलब बल और द्रव्यमान के गुणनफल जो होता है, याद रखिएगा द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है? आपका बल होता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? तो ध्यान से देखिए, इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल। याद रखिएगा यहां पर किसकी बात की गई है? क्यूब की बात की गई है। मतलब क्यूब को क्या कहते हैं? घन। घन में क्या होता है? मान लेते हैं ये हमारे पास एक बक्सा है, क्या है ये? एक बक्सा है। इस बक्सा में लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, चौड़ाई या इसको ऊंचाई कहिए और इसको चौड़ाई कहिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों को बराबर होता है तो ए मान लिया। इसको क्या कहा हमने? इसके किनारे की लंबाई कहा ए। ठीक है। अब यहां पे कहता है यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाली संख्या बराबर है तो माप की गई इकाई संदर्भ में घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई निकालनी है। तो यहां पर सवाल में पूछ रहा है कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है? दोनों बराबर है। कितने पृष्ठ हैं? तो याद रखिएगा घन के जो पृष्ठ या सतह कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और इसका जो घन होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब। और क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होता है? एरिया क्या होता है? a स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखें आयतन क्या हो गया? तो a क्यूब हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ है ना। तो 6 पृष्ठ मतलब 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 पृष्ठ हो गए गुना 1 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर हो गया हमारा। तो यहां पर देखिएगा a कितनी बार है? a इंटू a 3 बार है, बराबर 6 इंटू a। तो a कट गया तो क्या बचा? a बराबर 6। ए क्या था हमारा? इसके भुजा, इसके साइड की लंबाई। तो ए का मान कितना आ गया? 6। तो यही उत्तर है यहां पर। तो अब यहां पर कोई भी सवाल आ सकता है या समझने का प्रयास करना है तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं अपने पॉइंट पर। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वह कहता है कि ना ही ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यहां पर भी वही मेंशन किया हुआ है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें तो कहता है पवन की ऊर्जा, पवन जो है, हवा जो है, उसकी कैसी ऊर्जा होती है? ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है? तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा होता है, दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और गतिज ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्थिति के कारण, अगर हम इस पेन को यहां पर रखे हुए हैं, इस पेन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस, ग्राउंड सरफेस से जो इसका डिस्टेंस है या फिर हाइट है, वो जितनी हाइट है, इस हाइट के कारण और इसके मास के कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है, इसी को स्टैटिक एनर्जी कहेंगे या स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन जब इसको हम फॉल कराएंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ये जब गिरने लगेगा, इसमें जब मोशन आ जाएगा और इसके मोशन के कारण जो इसमें एनर्जी होगा वही इसका काइनेटिक एनर्जी होगा।
क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो काइनेटिक एनर्जी, पवन क्या है? पवन हमेशा चलते रहती है, हमेशा विंड फ्लो करता है, और इस फ्लो के कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर होती है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है। अगर हम आगे बात करें तो क्या कहता है अगला पॉइंट, इन विंड पावर द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो याद रखिएगा, विंड एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत बनाते हैं। देखिएगा पवन चक्की होता है ना, वहां से चलता है और क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा का। तो पवन में कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है। इसी गतिज ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो हमारे पास उत्तर क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी उत्तर मिलता है। आगे अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो कहता है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो हम लोग एनर्जी सोर्स का यूज कर रहे हैं वो या तो संग्रहित है जो जमीन के अंदर है ना, और जो ऊर्जा सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। ऊर्जा के ये स्रोत अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है? तो याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो है उस सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो कहता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, याद रखिएगा क्या पॉइंट है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है जो नवीकरणीय है, मतलब जो रिन्यूएबल है, मतलब जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। वैसे ऊर्जा स्रोत जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल, मतलब जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन साहब ने बताया मैंने कि गति के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में। तो उन्होंने पहला नियम को नाम दिया जड़त्व का नियम, दूसरे को गति के दूसरे नियम, तीसरा को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो यहां पर देखिएगा गति के पहले नियम को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम के रूप में हम लोग जानते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जड़त्व से संबंधित यही एक प्रश्न आता है हमारे पास। याद रखिएगा जो जड़त्व होता है, फर्स्ट लॉ जो होता है, उसमें 2 तरह के जड़त्व का डिस्कशन किया गया है, या फिर जो 2 तरह के जड़त्व के बारे में बताया गया है। अब पहला जो जड़त्व होता है एक का नाम है गति जड़त्व, ठीक है, इसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोशन इनर्शिया। दूसरा जो जड़त्व होता है वो रेस्ट इनर्शिया होता है या विराम जड़त्व होता है। गति के कारण जो, याद रखिएगा जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व क्या होता है, इसका मतलब है कि जो जड़ की स्थिति है, जिस स्थिति में वो वस्तु है या पिंड है, उसी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास जो है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व कहते हैं। तो यदि कोई पिंड या गति, जो पिंड है या वस्तु है वो गति कर रही है, मोशन में है, और मोशन के कारण जो उसमें जड़त्व उत्पन्न होता है उसको गति जड़त्व कहते हैं। और यदि कोई पिंड जो है वो स्थिति मतलब स्थिर है, जो बैठा हुआ है या रेस्ट अवस्था में है, उसके कारण जो उसके अंदर जड़त्व होता है उसको रेस्ट जड़त्व कहते हैं, रेस्ट इनर्शिया कहते हैं या विश्राम जड़त्व कहते हैं। यहीं पर ये पॉइंट आता है, जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है अंदर बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। याद रखिएगा ये खास मोटरसाइकिल में भी बैठे पे होता है, कार में भी बैठे हैं तब भी होता है, बस में बैठे हैं तब भी होता है। क्या होता है, जब स्टार्ट करता है सर पीछे की ओर चला जाता है, कारण क्या है? विश्राम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया के कारण यह घटना होती है। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करेंगे, स्थैतिक विज्ञान किससे संबंधित है? स्टैटिक साइंस। याद देखिए जैसे कि यहां पर नाम ही संबोधित कर रहा है स्टैटिक, स्थिर। याद रखिएगा स्टैटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? अवस्था, स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, मतलब इसमें क्या है? स्थिर। स्थैतिक मतलब स्थिर विज्ञान मतलब विश्राम की स्थिति। जब कोई स्थिर है इसका मतलब क्या है? वो विश्राम अवस्था में। साइंस में यदि कोई वस्तु स्थिर होता है इसका अर्थ होता है कि वह विश्राम की अवस्था में है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो कहता है सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? याद रखिएगा यहां पर एक बल का जिक्र किया गया है, घर्षण बल का। किस बल का? घर्षण बल का जिक्र किया जाता है, घर्षण फ्रिक्शनल फोर्स का जिक्र किया जाता है। मान लीजिए यदि एक मेज है, क्या है?
मेज है, इस मेज के ऊपर एक बॉक्स डस्टर रखा हुआ है। इस डस्टर और बॉक्स के बीच में देखिए, देखते हैं हम लोग यहां पर कि क्या है कि अगर हम इसको धकेलते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके सतह के बीच में एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और एक फोर्स इधर। ये डस्टर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है ये उसको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। इस प्रकार का जो बल होगा, जो यहां पर इसके गति को, इसके गति के विरोध में जो बल उत्पन्न हो रहा है, इसी को यहां पर घर्षण बल कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर घर्षण बल शून्य हो जाए तो हम लोग स्थिर खड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब बर्फ में जब हम लोग चलते हैं तो हमारे सरफेस, हमारे जो पैर की सतह होती है वो, और उस जो बर्फ की सतह है उसके सरफेस, दोनों के बीच घर्षण बल नगण्य हो जाता है अथवा शून्य हो जाता है, जिस कारण से चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से किसी सरफेस पर अगर हम तेल गिरा दें, किसी प्रकार का लिब्रिकेंट डाल दें, तो उस पर चलना उसी प्रकार आसान होता, मुश्किल हो जाता है जिस प्रकार बर्फ पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखेंगे कि यहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो घर्षण बल के कारण जो है ये क्या हो रहा है कि नहीं हम चल पा रहे हैं। किस पर, तो बर्फ पर। क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे अगर हम बात करते हैं यहां पर, हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं, एक भरी हुई गाड़ी को चालू करने में उसे चलाए रखने की तुलना में अधिक जोर लगाना पड़ता है, क्यों? तो यहां पर जो हमारे पास पॉइंट आया, इस पॉइंट में जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए एक हमारे पास ठेला है, एक हमारे पास ठेला है, ठीक है। अब इसको खींचना है, ये लोडेड है, ये स्टफ से लोडेड, ये भरा हुआ है ठेला, ठीक है। इसको अब सामने से कोई व्यक्ति खींच रहा है, क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है या फिर पीछे से धकेल रहा है। तो ये जब स्थिर अवस्था में है, ये किसमें है, स्थिर अवस्था में है, तो बहुत दम लगता है, बहुत ताकत लगती है इसको आगे बढ़ाने में। लेकिन जब एक बार गति में आ जाती है तो ये आसानी से आगे बढ़ जाती है। कारण क्या है, याद रखिएगा, जो सतह है, जो रोड है, उसके सतह और चक्के के बीच जो घर्षण बल है वो अधिक होती है। वो क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जब एक बार चलना प्रारंभ कर देती है तो यह घर्षण बल क्या होती है, कम होने लगती है और कम हो जाती है, जिस कारण से इसको चलाए रखना, इसको लगातार आगे बढ़ाए रखना जो है वो आसान हो जाता है। यही पॉइंट यहां पर मेंशन किया हुआ है। आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं, कहता है फॉर एवरी एक्शन एंड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समान क्रिया के, प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति के तीसरे नियम से निकलता है। न्यूटन द्वारा दिए गए गति के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो याद रखिएगा किनके द्वारा दिया गया है, तो न्यूटन साहब के द्वारा दिया हुआ यह नियम है। याद रखना है अपने को, क्योंकि कई सारे सवाल इससे हमारे पास आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह क्या कहता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि समान द्रव्यमान वाले दो पिंड ऐसे हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। तो कहता है कि समान द्रव्यमान वाले दो पिंड, मतलब इसका भी मास m है, इसका भी मास m ही है। गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है। मतलब अगर हम इसका गतिज ऊर्जा देखेंगे तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। इसका भी गतिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि जो इसका काइनेटिक एनर्जी है ए का और जो बी का काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना है, तो 4:9 है। मतलब 4/9 है हमारा, ठीक है। क्या है हमारा, 4:9 है, ठीक है। तो अब यहां पर पूछता है उसके वेग का अनुपात क्या होगा, उसके वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा। तो अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इसी वैल्यू, इसी फॉर्मूला को यहां पर लेके आते हैं तो कहता है हाफ एम भी स्क्वायर। मतलब हाफ क्या है, यहां पर हाफ एम भी स्क्वायर और यहां पर भी हाफ एम भी स्क्वायर। ये मास सेम है तो मास को काट के हटा दिए, हाफ हाफ काट के हटा दिए, ये भी स्क्वायर अपॉन ये भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इसको V1 कर देते हैं, V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, V1 और V2 का होल स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो क्या निकलता है हमारा, 4/9। अगर हम इसी को V1
अपॉन V2 निकालते हैं तो यही स्क्वायर जो है इधर पलट जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 4/9, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, बट 3 किसका होता है? तो 9 का क्या होता है? 3 सॉरी 9 का क्या होता है? 3। तो यहां पर जो रेशियो हमारे पास आया उसके वेग का क्या आया? 2:3। दैट मीन्स क्लियर हो जाना चाहिए हमारे पास कि क्या कहता है कि समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। क्लियर हो गया? कैसे आया, कैसे निकला, समझ में आ जाना चाहिए। आगे पॉइंट में बात करते हैं। यहां पर आगे का पॉइंट कहता है साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? तो याद रखिएगा कि पहिए और धुरी के बीच का जो प्रभावी क्षेत्र है उसको कम किया जाता है, उसको कम करके घर्षण बल को कम कर दिया जाता है, जिस कारण से आसानी से साइकिल और कार जो है चल सकता है। और वहां पर फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है? वहां पर देखिएगा आवाज नहीं आती है, खड़खड़ खुड़खुड़ की आवाज नहीं आएगी और ना ही वहां पे घिसावट होगी जिससे कि कोई किसी तरह का कोई नुकसान होगा। याद रखिएगा फ्रिक्शन के कारण ही ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि किसी भी यांत्रिक मशीन में क्षति होता है या फिर उसमें क्षय होता है। आगे अगर हम पॉइंट पर बात करें तो कहता है अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विच इज एट रेस्ट। एक व्यक्ति एक कार में बैठा है जो स्थिर है। कार के चारों पहियों पर सड़क से होने वाली प्रतिक्रिया आर है। कितनी है? आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलती है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, एक ये हमारा कार है, एक यहां दो चक्का यहां, दो चक्का यहां, ये फ्रंट है और ये रियर है। ठीक है, फ्रंट में कितने चक्के हो गए? 2 चक्के होते हैं और रियर में भी 2 चक्के होते हैं। यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 पहिया है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जब ये स्थिर है, जब ये रुका हुआ एट रेस्ट में है, तो जब सब पर देखेंगे तो सब पर जो रिएक्शन आर एम जी, आर कहां से निकलता है? हमारा रिजल्टेंट एम जी से निकलता है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये एक बल लगा रही है ना, कौन सा? एम जी, इसका बल यहां पर जा रहा है तो इसका एक रिजल्टेंट यहां पर जनरेट होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि हर पहिए द्वारा जो है वो कितना रिजल्टेंट है, कितना रिएक्शन है? आर का रिएक्शन है। तब कहता है कि सीधी समतल सड़क पर चलने लगे। मान लेते हैं ये सीधी समतल सड़क है, इस पे ये आगे बढ़ने लगे, ये अब आगे बढ़ने लगी। जब आगे बढ़ेगी तो क्या स्थिति होगी? तो ये मोशन की स्थिति होगी। किसकी स्थिति हो गई? मोशन की स्थिति हो गई। तो मोशन की स्थिति में आगे के पहियों में किसी पर होने वाले प्रतिक्रिया किस प्रकार भिन्न होगा? तो याद रखिएगा, तो जब ये आगे अभी क्या है? रेस्ट में है, और रेस्ट के कारण जो है क्या होता है? याद रखिएगा, रेस्ट के कारण इसमें क्या है? तो रेस्ट इनर्शिया है, रेस्ट इनर्शिया है। अब रेस्ट इनर्शिया के कारण जो है ये क्या होता है कि जब ये आगे बढ़ता है तो अब इसमें कौन सा आएगा? मोशन इनर्शिया स्टार्ट होगा। तो रेस्ट इनर्शिया में जब वो रहता है और जब ये आगे बढ़ता है तो इसका जो मास है वो पीछे, इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया के कारण क्या होता है? वो पीछे चला आता है, जिस कारण से क्या होता है? जो पिछला चक्का है उस पर रिएक्शन बढ़ जाता है और आगे वाले चक्के पर रिएक्शन क्या होता है? वो कम हो जाता है। वो कारण क्या है? रेस्ट इनर्शिया के कारण होता है, पहले जो गाड़ी अवस्था में थी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे पास, एक 4 पहिया वाहन तेज गति से एक तीखे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर कोई भी वाहन ए बी सी डी, कोई भी वाहन, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, वो घूम रही है और बहुत तेज से घूम रही है। तो देखिएगा इस कार से जो अंदर की ओर एक बल कार्य करने लगता है और बाहर की ओर बल कार्य करने लगता है। अंदर वाले बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर की ओर जो लगने लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स। अब इसी को सेंट्रीपिटल को ही कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र की ओर आने वाली बल को सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो बाहर निकल रहा है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा जब बहुत तेजी से घूमने लगी, अगर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस्ड है, दोनों क्या है, बैलेंस्ड है, बराबर है, तो गाड़ी लगातार वो घूमते रहेगी। लेकिन अगर कोई भी एक कमजोर हुआ, अगर मान लीजिए सेंट्रीपिटल कमजोर पड़ गया तो वो बाहर की ओर चला जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल कमजोर पड़ गया तो वो अंदर की ओर चला जाएगा। यहां पर क्या कह रहा है कि बाहर की ओर फिसल जाएगा। एक पहिया तेजी गति से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, अपने बाहरी पहियों पर पलट जाएगा और बाहर की ओर फिसल जाएगा। वो क्या होगा, बाहर की ओर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अंदर की ओर खींचने वाला जो फोर्स है, वो कमजोर पड़ गया और वो बाहर चला गया। ठीक है, रीजन क्या है यहां पर, तो याद रखेंगे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है वो क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज। तो कहता है यदि कोई बैट्समैन जो है इस बॉल को हिट किया, किसी बल्ले से इस बॉल को हिट किया, ये कुछ दूर जाएगा, जमीन पर गिरेगा और रोल करता 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 ये एक जगह पर रुक जाएगा। कारण क्या है, यह सतह और बॉल के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसके कारण क्या होगा, ये थोड़ी दूर तो चलेगा, काहे कि इसमें एक एनर्जी थी, उस एनर्जी के कारण थोड़ी दूर तो ये बढ़ेगी, लेकिन कुछ दूर के बाद जाके ये रुक जाएगी। कारण क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड सरफेस। आगे इसी को हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है, जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूर तय करने के बाद गेंद रुक जाती है, गेंद धीमी होकर रुक जाती है, क्योंकि गेंद पर गति के विपरीत एक बल कार्य करने लगता है। वो बल कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। आगे बात करते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रन क्या है, तो अपकेंद्रन है। ठीक है, मतलब केंद्र के बाहर लगने वाले फोर्स के कारण जो है वो बाहर निकल के बाहर की ओर फैल जाता है। देखिएगा ध्यान से कि जब भी आप मथनी से दही को मथते हैं तो क्या होता है, घुमाने के क्रम में उसका जो बाहर, देखिएगा जो मक्खन होगा वो बाहर की ओर फेंकाएगा, क्या है, अपकेंद्रन के कारण। और अच्छा वॉशिंग मशीन है, सॉरी यहां पर वॉशिंग मशीन का था, यहां पर मथने से दूध से क्रीम का अलग होना किसके कारण है, अपकेंद्री के कारण है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। और अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन में भी सेम कार्य सिद्धांत होता है, अपकेंद्रन का ही कार्य सिद्धांत कार्य करता है। इतना ही इस वीडियो में आप लोग देखें, इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिए। तब तक इस वीडियो में जो भी चीजें दी गई है उसको प्रश्न अभ्यास भी कर सकते हैं आप लोग। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।